बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 240 किस्सा सुन चुके हैं और अब 241 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम्हें याद होगा पीटर कि मैंने इस सिलसिले में तुम्हारे हिप्नोटिज्म के माहिर लियोनार्ड से बात की थी। उसने कहा था कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर देगा। हाँ मुझे याद है, मगर उसने काम के इवज़ बहुत भारी मुआवजा तलब किया था। मुआवजे को जहन्नुम में झोंको, मुझे तो सिर्फ काम से गर्ज है, तुम उसे फ़ोन कर दो। इस वक्त पीटर ने हैरत से कहा। हाँ इसी वक्त मैंने जोर देकर कहा, मुझे इस मामले में एक लम्हे की भी ताख़ीर गवारा नहीं है। ज्यादा जल्दबाजी करने से खेल बिगड़ भी सकता है, सिल्विया ने दबी जबान में कहा। वो कैसे? मैं उसकी तरफ पलट पड़ा। देखो गलत मत समझो, वो झिझकते हुए बोली। तुम मुस्तकिल हंगामे में उलझे हुए हो। कल रात भी तुम 2 घंटे ही सोच सके थे। क्या तुम्हारी कारकर्दगी मुतासर नहीं होगी? तुम खुद बताओ, इन मामलात को मैं अल्तवा में किस तरह डाल सकता हूँ। रहा कारकर्दगी का सवाल, तो अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा। जरा आईना तो देखो, पता चले चेहरे पर वहशत बरस रही है और आंखें सुर्ख हो रही हैं। मुझे यकीन था कि वो ठीक ही कह रही है, इसलिए कि मुझे खुद अपनी आंखों में जलन का एहसास हो रहा था। बल्कि सी थकन भी महसूस कर रहा था, मगर फौरी तौर पर मैं आराम किए बगैर कई घंटों तक काम चला सकता था। मुमकिन है मेरे चेहरे पर वहशत बरस रही हो और आंखें सुर्ख हो रही हो, लेकिन खुद मैं किसी किस्म की थकन नहीं महसूस कर रहा था। मेरे काम की तकमील मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र भी मुझे ही है। ये बात खूब अच्छी तरह से समझ लो कि मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे मिशन को किसी किस्म का खतरा लाहक हो। मैंने तो महज तुम्हारी हमदर्दी में एक बात कही थी, वरना मुझे क्या, सिल्विया ने कहा। उसका मूड खराब हो गया था। अरे तुम तो नाराज ही हो गई, मैंने हंस कर कहा। शायद मेरी बातों का तुमने गलत मतलब अखज़ किया है। मुझे तुम्हारी नीयत पर शुबा नहीं है, हो भी नहीं सकता। मेरी खातिर तो तुमने अपनी बिसात से बढ़कर काम किया है। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारे खुलूस पर शुबा कर रहा हूँ। तुम्हारी बात के जवाब में मैंने तुम्हें एक हकीकत से आगाह किया था। मेरे और सिल्विया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर पीटर फ़ोन की तरफ बढ़ गया और दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करने में ताख़ीर हुई थी, जिसका मतलब यही था कि लियोनार्ड सो रहा था। कुछ देर उससे बातें करने के बाद पीटर ने फ़ोन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, वो यहाँ आने के लिए तैयार है और मैं उसे लाने के लिए कार भिजवा रहा हूँ। मैंने मुतमईन अंदाज में सारी लाया और कमरा नशिस्त से बाहर जाते हुए पीटर से कहा, इस वक्त काफ़ी का एक कप मज़ा दे जाएगा। सिर्फ काफ़ी या काफ़ी के साथ कुछ और भी चलेगा? उसने रुक कर कहा। नहीं, सिर्फ काफ़ी, मैंने जवाब दिया। और हाँ, अगर हो सके तो अल्बर्ट को यहाँ बुलवा लो। अगर हो सके का क्या मतलब? पीटर ने हैरत से कहा। मैं अभी उसे भिजवाए देता हूँ। तुम बुढ़ से क्यों नाराज़ हो चीफ? पीटर के जाते ही बुढ़ ने शिकायती लहजे में कहा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने मुतैराना लहजे में कहा। इसका अंदाजा भला तुमने किस तरह लगाया? मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद ही सब कुछ कर रहे हो और बुढ़ को किसी खिदमत का मौका नहीं दे रहे। ओह, मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ऐसी कोई बात नहीं बुढ़, जो काम तुम्हारे करने का होगा उसके लिए मैं तुम्हें ज़रूर रहमत दूंगा। और तुमने मिस सिल्विया को भी नाराज़ कर दिया। तुम्हें उनकी नाराज़गी दूर करना होगी चीफ। मालूम नहीं क्यों मैं उन्हें उदास नहीं देख सकता। सिल्विया हंस पड़ी। आपकी इतला के लिए हैरत है मिस्टर बूड कि मैं अली यार खान से हरगिज़ नाराज़ नहीं हूँ और हो भी नहीं सकती, इसलिए कि मैं उनका बेहद एहतराम करती हूँ। बूढ़ के चेहरे पर मायूसी बिखर गई। उसके बावजूद भी मैं आपको उदास नहीं देख सकता। उसके अपने लहजे में उदासी थी और मैं साफ महसूस कर रहा था कि वो मसनूई तासर है। मैं उदास भी नहीं हूँ। सिल्विया फिर हंसी। अगर उदास होने के लिए कोई वजह भी तो हो। बूढ़ ने एक ठंडी सांस ली और मगमूम लहजे में बोला, उदास होने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। मैं खुद अक्सर बगैर किसी वजह के उदास हो जाता हूँ। गालिबन आप हर लड़की से इस किस्म की गुफ्तगू करते होंगे? सिल्विया ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हाँ, बूढ़ ने कमाल साफ गोई का मुजाहरा किया, और हर लड़की यही सवाल करती है। सिल्विया को बड़े जोर की हंसी आई। आदमी बहरहाल आप दिलचस्प हैं, उसने हंसी जब्त करते हुए कहा। इस कदर दिलचस्प के मौका महल भी नहीं देखते और बेतुकी आंकने लगते हैं, मैंने मुंह बनाकर कहा। लड़कियों में बूढ़ की मकबूलियत देखकर तो हर शख्स बूढ़ से जलने लगता है, बूढ़ ने कहा। इनकी ऐसी बातों की बिना पर शुरू में मैंने इनके बारे में बहुत खराब राय कायम कर ली थी, मगर अब मुझे अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ बातें ही हैं, सिल्विया ने कहा। मकसद सिर्फ इतना है कि कोई काम की बात ना हो सके इनसे तो बस जबान चुलवा लो। बूढ़ की औकात ही यही है, जिसके लिए जान हथेली पर लिए फिरे वही ऐसी बातें करे।
अगर तुम किसी तरह अपनी जबान पर काबू पा सको तो बिलाशुबा बहुत कारआमद आदमी हो। बुढ़ कुछ कहना ही चाह रहा था, कमरा नशिस्त में अल्बर्ट दाखिल हुआ। उसके पीछे एक मुसल्ला शख्स भी था जिसने उसे कवर कर रखा था। बैठो अल्बर्ट, मैंने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और मुहाफिज से बोला तुम बाहर ही ठहरो। मुहाफिज कमरे से चला गया और अल्बर्ट एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। मैंने तो सुना था कि तुम बड़े जीदार आदमी हो, मैंने तंदिया लहजे में कहा। फिर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अल्बर्ट ने अपने खुश घूंटों पर जबान फेरी और बोला तुमने ख्वाह मुझे कैद कर रखा है। वो बर्राई हुई आवाज में बोला तुम मुझसे कुछ नहीं मालूम कर सकोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने सख्त जान हो। मैंने खेज लहजे में कहा तुम गलत समझ रहे हो। वो एहतजाजी अंदाज में बोला जो बात तुम मुझे मालूम करना चाह रहे हो वो मेरे इल्म में है ही नहीं, तो मैं तुम्हें बता कैसे सकता हूँ? तुम्हारे इल्म में नहीं है तो फिर किसके इल्म में है? मैंने खुश्क लहजे में कहा मुझे नहीं मालूम, यकीन करो मैं नहीं जानता। उसने हिज़यानी अंदाज में कहा अगर मुझे मालूम होता तो जरूर बता देता। इतने सीधे तो तुम कहीं से भी नहीं दिखाई देते, मैंने मुज़िकाना लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ देखने लगा। एक मुलाजिम ट्राली धकेलता हुआ अंदर ला रहा था। ट्राली में काफी के पार्ट के साथ 4 प्यालियां थी। मुलाजिम के अकब में पीटर भी नमूदार हुआ था। एक प्याली और ले आओ, मैंने मुलाजिम से कहा। वो बेहतर जनाब कहकर वापिस चला गया। अल्बर्ट नदीदों की तरह काफी पार्ट की तरफ देख रहा था। काफी बनाओ सिल्विया, मैंने कहा और सिल्विया उठकर प्यालियों में काफी अंडेलने लगी। इसी दौरान मुलाजिम 5वां कप भी लेकर आ गया। सिल्विया ने सबसे पहले काफी का कप मेरी तरफ बढ़ाया, मगर मैंने अल्बर्ट की तरफ इशारा करके कहा काफी की सबसे ज्यादा जरूरत अल्बर्ट को है। सिल्विया मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी, फिर कुछ कहे बगैर अल्बर्ट को काफी पेश की। मैंने सोचने के लिए तुम्हें जो मोहलत दी थी वो खत्म हुए 20 घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मैंने अल्बर्ट से कहा, और अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। कॉफी पीने के दौरान तुम्हें यह फैसला करना होगा कि यूं ही मालूमात फराम कर दोगे या अपनी खाल उतरवाओगे। अल्बर्ट ने कोई जवाब ना दिया। उसकी नजरें वाल खलाक पर जमी हुई थी जो सुबह के 12:30 बजे का ऐलान कर रहा था। मैं बड़े गौर से उसकी तब्दील होती हुई कैफियत देख रहा था। उसने अंदाजा कर लिया था कि खुद को किसी तरह भी तशद्दुद से नहीं बचा सकेगा और गालिबन उसने दिल ही दिल में कोई हतमी कदम उठाने का फैसला भी कर लिया था। कॉफी पीने के दौरान मैंने पीटर से पूछा अगर मैं किसी को उल्टा लटकाना चाहूँ तो क्या यहाँ इसका इंतजाम हो सकेगा? 5 मिनट के अंदर अंदर पीटर ने खुश होकर जवाब दिया। वो समझ गया था कि अब अल्बर्ट पर तशद्दुद होगा और चूंकि उसकी ये दरीना ख्वाहिश थी इसलिए वो खुश हो रहा था। तो तुम फौरन इंतजाम कर लो, मेरा ख्याल है इसके बगैर काम नहीं चलेगा। कॉफी पीकर पीटर उठ गया। कमरे में अब मेरे और अल्बर्ट के अलावा सिल्विया और बुड रह गए थे। मुआविज कमरे से बाहर था। मैंने अंदाजा कर लिया था कि अल्बर्ट ने जान पर खेलने का तहैया कर लिया है और मैंने जानबूझकर उसे मौका फराम किया था। आज़ादी हासिल करने के लिए उसे सिर्फ मुझ पर काबू पाना था। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर उसने किसी तरह मुझ पर काबू पा लिया तो फिर उसकी राह में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। अल्बर्ट कॉफी की प्याली ट्राली में रखने के लिए उठा और मुझ पर यह जाहिर कर रहा था जैसे मेरी तवज्जो उसकी तरफ नहीं है और मैं किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हूँ, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं था। मैं पूरी तरह होशियार था। प्याली ट्राली में रखने के बाद अपनी नशीस की तरफ पलटने की बजाय अल्बर्ट मुझ पर झपट पड़ा। अपनी दानिश में उसने एक बेखबर आदमी पर हमला किया था और उसे कतई ये उम्मीद नहीं थी कि पहले ही मरहले में उसे किसी किस्म की मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी सारी तवानाई हमला करने में सर्फ कर दी थी और अपनी हिफाजत की तरफ से गाफिल हो गया था। वरना उसके हमला करने के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कराटे का माहिर है और कराटे का माहिर जब किसी पर हमला करता है तो अपने मद्दे मुकाबिल को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करता है। वो तीर की तरह मेरी तरफ आया, मगर मैंने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए खुद को उसके हमले से न सिर्फ बचाया बल्कि मौके गनीमत जानते हुए उसके नाक पर एक भरपूर कुव्वत वाला घूंसा रसीद कर दिया। उसकी नाक पर यकीनन क़यामत गुजर गई होगी। वो सर झटकता हुआ पीछे हटा। उसकी नक्सीर फूट गई थी और नाक से बुरी तरह खून बह रहा था। वो उल्टे हाथ से खून पूंछ रहा था और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। शायद वक्ती तौर पर उसकी बेनाई भी मुतासर हुई थी। उस पर मजीद कोई हमला करने की बजाय मैं अपनी जगह खड़ा जमा रहा। बुड और सिल्विया भी उछल कर खड़े हो गए थे। सिल्विया तो एक सोफे के पीछे दुबक गई थी, मगर बुड ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था। अगर अपनी जगह से जरा भी हरकत की तो गोली मार दूंगा, वो कर जा। रिवॉल्वर जेब में रख लो बूढ़, मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा।
जिद्दोजहद करना हर शख्स का बुनियादी हक है और मैं अल्बर्ट को इस बुनियादी हक से हरगिज महरूम नहीं करूँगा। बूढ़ की गरेदार आवाज़ शायद कमरे से बाहर चली गई थी। तभी तो मुसल्ला मुहाफिज ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका था और फिर कमरे का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैल गई थी। वो अपनी गन सीधी करके तेजी से कमरे में दाखिल हो गया। अगर आपने मुझे बाहर रुकने को ना कहा होता तो ये नौबत ना आती, उसने कहा। उसके लहजे से माजरत बहरहाल टपक रही थी। तुमसे जो कुछ कहा गया है वही करो, मैंने हाथ हिलाकर कहा। तुम बाहर ही ठहरो और जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए अंदर आने की जरूरत नहीं। मुहाफिज ने हैरत से मुझे देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। चंद लम्हे वो हैरत से दंग मुझे देखता रहा। शायद वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। शायद वो कुछ कहना भी चाह रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ कहने सुनने का इरादा मुलतवी कर दिया और बेपरवाही से कंधे झटक कर बाहर निकल गया। अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, बाढ़ में जाओ, मेरा क्या, खुद ही भुगतोगे, मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूँ। बूढ़ ने रिवाल्वर जेब में डाल लिया था, लेकिन अभी तक वो अपनी जगह खड़ा हुआ था। अल्बर्ट की नाक से बहता हुआ खून अब लोथड़ों की सूरत में जमना शुरू हो गया था। ताहम उसने खुद पर किसी हद तक काबू पा लिया था। जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। मुझ पर हमला करने की अब उसमें हिम्मत नहीं रही थी, मगर उसे अपने लिए दो सूरतों में से एक को मुंतखब करना था। बगैर हाथ पैर हिलाए खुद को हमारे रहमो करम पर छोड़ दे या फिर डूबते तिनके को सारे के मुस्दाक एक और कोशिश कर ले। आओ अल्बर्ट, मैंने उसे ललकारा, अपनी हजरतें पूरी कर लो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। अल्बर्ट ने अपने दोनों हाथ सामने की जानिब फैला लिए। उसके चेहरे पर अचानक ही वहशत बरसने लगी थी। शायद उसने जिद्दोजहद का फैसला किया था। उसके चेहरे का तासर तो यही बताता था। उसने मुझ पर दूसरा हमला बड़ी महारत से किया और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले करते चला गया। उसके हमलों में बड़ी बरक रफ्तारी थी। मुझ पर उसने गोया किकों की बारिश शुरू कर दी थी। मैं बड़े तहम्मुल से उसके हर हमले को रोक रहा था, उसकी किक को ब्लॉक कर रहा था। फिर मेरी तवक्को के खिलाफ वो अचानक ही फिजा में उछला। उसने मुझे फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की थी। मैंने इज़्तिरारी तौर पर अपना चेहरा पीछे हटा लिया, वरना मेरे चेहरे का बर्ताव बन गया होता। अल्बर्ट मेरे हकम में जमीन पर गिरा और गिरते ही यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे उसके जिस्म पर स्प्रिंग लगे हुए हों। उसकी फुर्ती मेरे लिए हैरान कुन थी, इसलिए कि उसके जिस्म से अच्छा खासा खून बह चुका था और जिसके नतीजे में उस पर कुछ न कुछ नकात तो जरूर तारी होनी चाहिए थी। वो एक बार फिर मेरे मुकाबिल था। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल रखी थी और दोनों हाथ सामने फैलाए मुझ पर हमला करने के लिए किसी बेहतर जाविये की तलाश में था। हम दोनों एक दायरे की सूरत में धीरे धीरे गर्दिश कर रहे थे। फिर उसके हल्क से एक खौफनाक दाढ़ बरामद हुई और उसने अपने सारे जिस्म का बोझ अपनी दाईं टांग पर डाल दिया। ये इस बात की अलामत थी कि वो अपनी बाईं किक से मुझ पर हमला करेगा। मैं बार बार इन मराइल से गुजर चुका था, इसलिए ना तो उसकी दाढ़ से खौफजदा हुआ और ना ही उसके अंदाज से धोखा खाया। उसने मुझे झपकी दी थी। दर हकीकत उसने बाईं की बजाय अपनी दाईं किक मुझ पर आजमाई, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। मैं इससे कबल ही उसके बाएं पहलू पर हमला कर चुका था। उसके लिए मेरी ये हरकत इतनी गैर मुतवक्को थी कि वो मेरी किक ब्लॉक भी नहीं कर सका और बुखला गया। उसकी बुखलाहट से मैंने भरपूर फायदा उठाया और उस पर मजीद कोई किक आजमाने की बजाय पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर टक्कर रसीद कर दी। उसने आखिरी लम्हों में पीछे हटकर खुद को बचाने की कोशिश तो की थी, मगर वो खुद को पूरी तरह नहीं बचा सका था। ताम पहले से फूटी हुई नक्सीर के लिए उचटती हुई सी टक्कर भी किसी क़यामत से कम नहीं थी। उसकी नाक से दोबारा खून जारी हो गया और उसके दोनों हाथ बेइख्तियार अपनी नाक पर पहुंच गए। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसके कान के नीचे गर्दन पर एक भरपूर कुव्वत वाला मुक्का मारा, जो उसके लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। वो चकराकर जमीन पर गिर पड़ा और मैं पीछे हट गया। वो फौरी तौर पर बेहोश हो गया था। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसके कान के नीचे गर्दन पर एक भरपूर कुव्वत वाला मुक्का मारा, जो उसके लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। वो चकराकर जमीन पर गिर पड़ा और मैं पीछे हट गया। वो फौरी तौर पर बेहोश हो गया था। तुमने ख्वाह मुख्वाह बात बढ़ाई, बुढ़ ने कहा। बस मुझे अपनी एक उंगली को जरा सी जहमत देनी पड़ती और ये हमेशा के लिए खामोश हो जाता। मैंने बुढ़ की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और इत्मीनान से वापस अपनी नशिस्त पर बैठ गया। मिस्टर बुढ़ ठीक कह रहे हैं, सिल्विया सोफे के अकब से निकलती हुई बोली। बात बढ़ाने की भला क्या जरूरत थी? ड्रामे में ज्यादा से ज्यादा जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा और दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हो गया। पीटर कमरे में दाखिल हो रहा था। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, उसने आते ही कहा। लियोनार्ड, अरे ये क्या? उसने चौंक कर फर्श पर
पड़े हुए अल्बर्ट की तरफ देखा। इसे छोड़ो, ये सब तो होता ही रहता है। ये बताओ कि लियोनार्ड आ गया है? हाँ वो आ गया है। क्या उसे यहीं बुला लाऊं? पीटर ने मुझसे कहा, मगर उसकी नजरें बदस्तूर बेहोश अल्बर्ट पर जमी हुई थी। अल्बर्ट को यहाँ से हटाओ और जब इसे होश आ जाए तो इसे उल्टा लटकवा दो और लियोनार्ड को यहीं बुला लाओ। मेरे कहने के मुताबिक पीटर ने चंद आदमियों को भेजकर अल्बर्ट को वहां से उठवा लिया। उसके बाद पीटर और लियोनार्ड कमरे में आ गए। मैंने तुम्हारे लिए काम का बंदोबस्त कर लिया है, मैंने लियोनार्ड से कहा। कौन है वो? लियोनार्ड ने सिल्विया और बुड की तरफ देखते हुए पूछा। इन दोनों में से कोई नहीं, एक और शख्स है जिसे हिप्नोटाइज करना है। मैंने तुम्हें बताया था कि किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ हिप्नोटाइज करने की फीस अलहदा होती है। कोई बात दोहराने की जरूरत नहीं, मैंने सर्द मोरी से कहा। सिर्फ ये बताओ कि तुम क्या फीस लोगे। क्योंकि तुम एक सुलझे हुए आदमी हो, जीरा बिल्कुल नहीं करते, इसलिए मैं सिर्फ $10,000 में तुम्हारा ये काम कर दूंगा। $10,000 की खतीर रकम सुनकर बुड अपनी जगह से उछल पड़ा। हमारे पास हराम की रकम नहीं है, वो गुर्राया। तुम जा सकते हो। लियोनार्ड ने हैरत से बुड की तरफ देखा और मैंने बुड को घूरते हुए लियोनार्ड की तरफ। ये रकम तुम्हें अदा कर दी जाएगी, लेकिन तुम खूब गौर कर लो, मुमकिन है वक्त ज्यादा लग जाए। तुम तो साफ गोभी हो, लियोनार्ड ने खुश होकर कहा। मैं अपने मुवक्किलों को अमूमन 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं देता, लेकिन तुम्हें 2 घंटे दे दूंगा। और अगर 2 घंटे के दौरान मेरा काम ना हो सका तो? चूंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, इसलिए तुमसे खास रियायत करूंगा। 2 घंटे के बाद हर इजाफी घंटे के $1,000 लूंगा। बुढ़े एक बार फिर उछल पड़ा। अबे तुम तो बहुत लुटेरे हो, उसने हाथ नीचा कर कहा। कितनी रकम जमा कर ली अब तक? अगर तुम खामोश नहीं रह सकते तो यहाँ से चले जाओ, मैंने सख्त लहजे में बूढ़ से कहा, और वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता रह गया। लेकिन एक सिलसिले में मैं तुमसे कोई रियायत नहीं कर सकूंगा, लियोनार्ड बोला। फीस में हमेशा पेशगी वसूल करता हूँ। मैंने पीटर की तरफ देखा और मेरे इशारे पर उसने $10,000 की रकम लाकर लियोनार्ड के हवाले कर दी। लियोनार्ड ने पहले ही रकम गिनी और फिर एहतियात से अपने कोट की अंदरूनी जेब में डाल ली। अब मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारे केस पर काम कर सकूंगा, लियोनार्ड ने कहा। तफसील से बताओ क्या मामला है? मामला सिर्फ इतना है कि एक शख्स को हिप्नोटाइज करके उससे मालूमात हासिल करनी है, मैंने कहा। वो शख्स कौन है? मेरा मतलब है उसका ताल्लुक तुम्हारे अपने गिरोह से है या वो तुम्हारा कोई दुश्मन है? तुम अपने काम से काम रखो, मैंने भड़क कर कहा। गैर मुतल्लक बातों में उलझने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम से काम ही रखता हूँ, लियोनार्ड ने बुरा माने बगैर कहा। जो कुछ मैंने पूछा उसे जानना मेरे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैंने जिरा की। अगर वो कोई दुश्मन है तो हर चीज के खिलाफ पूरी कुव्वत से मुदामत करेगा, जिससे नबरदाजमा होने के लिए मुझे पहले से तैयार रहना होगा। और अगर वो तुम्हारे अपने ही गिरोह का कोई आदमी है तो नहीं, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, उसे दुश्मन ही समझो। अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो क्या तुमने अब तक उस पर कोई तशद्दुद किया है? तशद्दुद ही करना होता तो हम एक खतीर रकम तुम्हें क्यों अदा करते? ये बहुत अच्छी बात है, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। अब तुम ऐसा करो, किसी चीज में ये दवा मिलाकर उसे पिला दो। उसने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने पुड़िया उससे ले ली और उसे खोल कर देखा। उसमें एक चुटकी भर सफूफ था। ये क्या चीज है? मैंने लियोनार्ड से पूछा। ये है गैर मुतल्लक सवाल, उसने मेरी तरफ एक उंगली से इशारा करते हुए कहा, और मैं संभल गया। सॉरी, मैंने जल्दी से कहा। क्या ये सफूफ हम उसे शराब में मिलाकर पिला सकते हैं? किसी भी चीज में मिला दो, शराब में अलबत्ता तेजी से असर करेगा। इसके असर से वक्ती तौर पर उसकी कुव्वत मुज़ामत में कमी होगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। डैनियल को यहीं बुलवा लाओ, मैंने पीटर से कहा। मैं उसे अपने सामने ये दवा पिलाऊंगा। इसके अलावा चंद ऐसी बातें और भी हैं जिन पर अगर अमल हो सके तो उसे ट्रांस में लाना आसान हो जाएगा। लियोनार्ड ने पीटर को रुकने का इशारा करते हुए कहा। मसलन अगर उसे किसी तरह खौफजदा किया जा सके, खौफजदा तो वो होगा ही, लेकिन उसके खौफ में अगर इजाफा हो जाए तो उसे ये यकीन हो जाना चाहिए कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकेगा। और उसके बाद मैं उसकी हमायत करते हुए तुमसे सिफारिश करूंगा कि तुम उसे रिहा कर दो, और मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द ट्रांस में आ जाएगा। मैं सोच में पड़ गया। हिप्नोटिज्म से अदम वाकफियत के बायस मुझे नहीं मालूम था कि लियोनार्ड को इन सब बातों से क्या फायदा पहुंचेगा, लेकिन उसकी बातों पर अमल कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं था। ठीक है मिस्टर लियोनार्ड, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। हम अभी उसके एक साथी पर तशद्दुद करने वाले हैं। तुम कहो तो हम उसके सामने ही तशद्दुद करें, इससे वो दहशत ज़दा हो जाएगा। ये बहुत मुनासिब रहेगा, लियोनार्ड ने कहा। जब मैं तुमसे उसे रिहा करने की सिफारिश करूं तो तुम उसे रिहा करने का वादा कर लेना, मगर ये कहना कि शाम से कबल तुम उसे रिहा नहीं करोगे। इसके अलावा मुझे एक काउच भी दरकार है।
मैंने पीटर की तरफ सवालिया नजरों से देखा और उसने कहा, काउच तो यहाँ नहीं है, अलबत्ता बेड है। कोई बात नहीं, बेड से भी काम चल जाएगा, अब तुम उसे यहाँ बुलवा लो। कुछ देर बाद डैनियल कमरे में दाखिल हुआ, जिसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। उसके अकब में पीटर था। डैनियल का चेहरा धुआं हो रहा था। अरे तुमने इसके हाथ क्यों बांध रखे हैं? लियोनार्ड ने पीटर से तेज लहजे में कहा, हाथ खोलो इसके। पीटर को लियोनार्ड का तर्द तखातब सख्त नागवार गुजरा था। मैंने उसके माथे पर शिकने पड़ती देखी थी। वो यकीनन जवाब में कोई सख्त बात कहने ही वाला था, लेकिन मैंने बर वक्त दखल अंदाजी की, वरना बात बिगड़ जाती। बंदिशें खोल दो पीटर, मैंने कहा। मिस्टर लियोनार्ड हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है, इनकी हर बात मानना हमारे लिए जरूरी है। मेरे बोलने पर पीटर ने खुद को संभाल लिया और बिला हीलो हुज्जत डैनियल के हाथ आजाद कर दिए। बैठ जाओ डैनियल, मैंने कहा, और डैनियल मुर्दा कदमों से चलता हुआ एक निशस्त पर बैठ गया। मैंने तुमसे हर तरह का ताउन किया है, उसने बराई हुई आवाज में कहा। इसके इवज तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक तो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। ये ज्यादती क्या कम है कि तुमने बगैर किसी जवाब के मुझे कैद कर लिया है? अल्बर्ट का मौक़िफ़ भी यही है, मैंने तंदिया लहजे में कहा। वो भी खुद को बेकसूर समझता है, वो भी सिर्फ इम्कानात पर अमल करने का मुजरिम है, वरना हम दोनों में से एक का भी तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, तुम दोनों में से कोई भी मुझे लकी हावर्ड के बारे में बता दे तो मैं तुम दोनों को रिहा करने को तैयार हूँ, मैंने वसीले लहजे में कहा। लकी हावर्ड तो तुम्हारे साथ थी, हम भला उसके बारे में क्या बता सकते हैं? उसे ओलिव हावर्ड ने मेरे पीछे लगाया था, मैंने मुठियां बीनते हुए कहा, और वो मेरे एक अहम राज समेत मेरे पास से फरार होगी। उसने यकीनन तुम लोगों से राब्ता किया होगा। हम तो खुद उसके लिए बहुत परेशान हैं। ओलिव हावर्ड उसे तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, मैं भी उसे तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। अभी मैं तुम्हें अपनी कोशिशों में से एक का नमूना दिखाऊंगा, लेकिन वो बात की बात है, इस वक्त अगर तुम्हें कुछ पीने की ख्वाहिश हो तो बता दो। मैं तंबाकू नोशी का आदी हूँ, डैनियल अपने खुश कोंटों पर जबान फेर कर बोला। इसके अलावा अगर हो सके तो एक पैग। पीटर तुम खुद जाकर ये चीजें ले आओ, मैंने कहा, और पीटर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं कमरे से निकला और उसे रायदारी में रोक लिया। मैंने पुड़िया उसके हवाले की और उसे जरूरी हदायत देकर फिर कमरा नशिस्त में वापस आ गया। लियोनार्ड और डैनियल आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कर रहे थे और सिल्विया बूढ़ से कुछ कह रही थी, मगर मैंने महसूस किया कि बूढ़ सिल्विया की बातें नहीं सुन रहा, उसके कान लियोनार्ड की तरफ लगे हुए हैं। मैं खामोशी से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मैंने उनकी गुफ्तगू में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की थी। कुछ देर बाद पीटर जाम बदस्त आया और उसने डैनियल को जाम पेश किया। डैनियल ने बड़ी बेसब्री से जाम उसके हाथों से झपटा, मगर उसने पीने में बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। उसने बड़े सुकून से एक चुस्की ली और फिर पीटर के दिए हुए सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। पैक खत्म करने में डैनियल ने कोई 20 मिनट लगाए, मगर इसी दौरान उसने 3 सिगरेटें फूंक डाली। मेरे लिए ये अमर बायसे तशवीश था। आइंदा मुझे उसकी जगह लेनी थी और खुद को शुबे से बालातर रखने के लिए मुझे भी उस हिसाब से सिगरेट नोशी करना पड़ती जिस हिसाब से डैनियल कर रहा था। आओ डैनियल, मैंने दफतन उठते हुए कहा, तुम्हें अल्बर्ट से मिलाऊं, तुम लोग भी आ जाओ। मैंने दीगर लोगों को इशारा किया। फिर पीटर के साथ हम सब उसके कमरे में पहुंच गए, जहां अल्बर्ट छत से उल्टा लटक रहा था। उसका ऊपरी धड़ बनाना था, हाथ पुश्त पर बने हुए थे और एक तवाना शख्स उस पर हंटर बरसा रहा था। उसने जबान खोलने की हामी भरी। मैंने उस शख्स से पूछा जिसके हाथ में चमड़े का हंटर था। अभी तो इब्तदा है जनाब, उसने मोदबाना अंदाज में कहा। इस जैसे लोग बहुत मुश्किल से जबान खोलते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता, अल्बर्ट बिल बिलाकर चीखा, मगर मैंने उसकी चीखो पुकार पर कान नहीं धरे और सफाकाना अंदाज में कहा, इस पर इतने हंटर बरसाओ कि इसके जिस्म पर खाल का एक रेशा भी बाकी ना रहे। डैनियल की हालत बिगड़ने लगी थी। अल्बर्ट की चीखो पुकार उसके असाब पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही थी। लियोनार्ड ने मुझे बाहर चलने का इशारा किया और हम बाहर निकल आए। तुमने उसकी क्या हालत बना दी, डैनियल ने कपकपाते हुए कहा। वो तो बुरी तरह लहूलुहान हो रहा है। उसका जिम्मेदार वो खुद है, मैंने बेरहमी से कहा। मैंने तुझे अच्छी खासी मोहलत दी थी, मगर उसने खुद ही इससे फायदा नहीं उठाया। लेकिन तुम मिस्टर डैनियल के साथ ये सलूक नहीं करोगे, लियोनार्ड ने कहा। अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा, मैंने हट धर्मी का मुजाहरा किया। मुझे हर हाल में लकी हावर्ड का पता दरकार है। मैं कह रहा हूं कि तुम इनके साथ कोई खराब सलूक नहीं करोगे, लियोनार्ड ने सख्त लहजे में कहा। ये शरीफ आदमी है, अगर इन्हें कुछ मालूम होता तो जरूर बता देंगे। मैंने चौंक कर लियोनार्ड की तरफ देखा और बोला, ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं इन पर तशद्दुद नहीं करूंगा। यही नहीं बल्कि तुम इन्हें रिहा भी कर दोगे, उसने जोर देकर कहा। यह आप क्या कह रहे हैं?
मुझसे कोई ऐसी फरमाइश ना करें जिसकी तकमील मेरे बस से बाहर हो। बस से क्यों बाहर है? लियोनार्ड की पेशानी पर शिकने पड़ गई। अच्छा चलो तुम मुझे ये बता दो कि क्या मिस्टर डैनियल से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? मैंने लाजवाब हो जाने की अदाकारी की। नहीं, इनसे तो मेरी कोई दाती दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी तो ओलिवर से है ना, तुम उस पर हाथ क्यों नहीं डालते? छोटे छोटे मुलाजिम लोगों को क्यों तंग करते हो? आप इसरार करते हैं तो मैं इन्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन ये काम मैं शाम से पहले नहीं करूंगा। मैंने गोया हथियार फेंकते हुए कहा। कोई बात नहीं, शाम को ही सही, लियोनार्ड ने फराग दिलाना अंदाज में कहा। अब मिस्टर डैनियल आराम करेंगे, ये बहुत थक गए हैं। लियोनार्ड का अंदाज ऐसा था जैसे डैनियल कोई सरबराह ममलिकत हो। मैंने पीटर को इशारा किया और वो उन दोनों को लेकर उस कमरे की तरफ चला गया जहां उसने डैनियल के लिए इंतजाम किया था। तुम क्या गजब कह रहे हो चीफ? उन लोगों के जाते ही बूढ़ ने बेताबी से कहा। ये बूढ़ा लियोनार्ड बड़ा फनकार आदमी है, वो डैनियल को वाकई फरार करा देगा। क्यों हर वक्त बकवास करते रहते हो? मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। किसी वक्त फजूलियात से गुरेज भी कर लिया करो। ये बकवास नहीं है चीफ, बूढ़ ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। जब तुम मिस्टर पीटर के पीछे कमरा नशीस से बाहर निकले थे, उस वक्त मैंने अपने कानों से उन दोनों को बातें करते सुना था। डैनियल ने लियोनार्ड को ऑफर की थी कि अगर वो उसे यहाँ से फरार करा दे तो वो उसे $1,00,000 तक मुआवजा अदा करने को तैयार है, और जवाब में लियोनार्ड ने उससे वादा कर लिया था। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हारे हवास मुअत्तल हो गए हैं। मैंने बूढ़ को घूरा। बूढ़ की बात पर कान धरो चीफ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। बूढ़ के आवाज कभी मुअत्तल नहीं होते। मालूम नहीं आप क्या कह रहे हैं मिस्टर बूढ़, सिल्विया बोली। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी, हालांकि मैं आपके बराबर ही बैठी थी। अरे तुम्हें इतनी फुर्सत ही कहाँ थी? बूढ़ ने हाथ निचा कर कहा। तुम तो चीफ की तारीफें करने में मगन थी। वो ऐसे लड़ते हैं वैसे लड़ते हैं, अल्बर्ट जैसे शख्स को किस आसानी से जेर कर लिया। बूढ़ के अंदाज पर सिल्विया बुरी तरह जीप गई और मैंने बूढ़ से कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुमने गलत सुना है या तुम गलत कह रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हवास में रहा करो और अकल इस्तेमाल किया करो। लियोनार्ड ने पहले कह दिया था कि वो डैनियल से हमदर्दी का इजहार करेगा। उस वक्त उसके लिए उससे बढ़कर और क्या हमदर्दी हो सकती है कि कोई उसे रिहा करा दे। लेकिन चीफ, वो $1,00,000 वाला मामला तो ड्रामा नहीं हो सकता। तुम गधे हो, मैंने भिंदा कर कहा। अगर वो हकीकत हो तब भी हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? लियोनार्ड खुद तो हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से निकल नहीं सकता, किसी और को क्या रिहाई दिलाएगा? बूढ़ सोच में डूब गया, फिर खिसियाने अंदाज में बोला, बहरहाल होशियार रहना चीफ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से जाकर लियोनार्ड मुखबरी कर दे। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने तंदिया लहजे में कहा। तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि मैं उसे यूं आसानी से निकल जाने दूंगा? बूढ़ ने ऊँकों की तरह मुझे देखा और फिर झेंप कर चुप हो गया। हमने रायदारी में खड़े खड़े ये सारी गुफ्तगू सुनी थी। दफतन हमें पीटर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? मैं तुम्हें कमरा नशीस में तलाश कर रहा हूँ। तुमने उन दोनों को उस कमरे में पहुंचा दिया? मैंने पीटर से पूछा और उसने इस बात में सर हिला दिया। तुमने चीफ को अहमक समझ रखा है बूढ़। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैंने कैसा इंतजाम किया है। हम लियोनार्ड की कारकर्दगी अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि इसी दौरान किसी के मुंह से जरा भी आवाज न निकले। मैंने पीटर को पहले ही हदायत कर दी थी कि इन्हें ऐसे कमरे में ले जाए जहां हम उन्हें देख सकें और उनकी गुफ्तगू भी सुन सकें। पीटर हमें एक ऐसे कमरे में ले गया जिसकी एक दीवार में खिड़की नजर आ रही थी। खिड़की के दूसरी तरफ वाले कमरे में रोशनी थी और जिस कमरे में हम दाखिल हुए थे वो अंधेरे में डूबा हुआ था। अगर हम खिड़की से 2 कदम दूर खड़े हो जाते तो दूसरे कमरे से हमें देखा नहीं जा सकता था। हम खिड़की में जा खड़े हुए थे। पीटर हमारे दाईं जानिब था और सिल्विया और बूढ़ बाईं जानिब खड़े थे। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था, मगर एक जगह से शीशा कटा हुआ था। हम उस जगह से दूसरे कमरे में की जाने वाली गुफ्तगू बासानी सुन सकते थे। डैनियल बड़े दुख भरे लहजे में कह रहा था, मैं तो सिर्फ एक अकाउंटेंट हूँ भाई साहब। इन लोगों ने मालूम नहीं किस धोखे में मुझे पकड़ लिया है। मैं तो हारून राबील के कारोबार की हद तक उससे वाबस्ता हूँ। अगर तुम इतने ही मामूली हो तो मुझे $1,00,000 किस तरह अदा करोगे? लियोनार्ड ने चौंक कर कहा। उसकी फिक्र मत करें जनाब, मैंने जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करूंगा। फिक्र कैसे ना करूं? सिर्फ इस रकम की खातिर ही तो मैं तुम्हारी आज़ादी के लिए कोशिश कर रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बात क्यों कर तस्लीम कर लूं। $1,00,000 बहुत बड़ी रकम है। मेरा एक जाती अपार्टमेंट है। डैनियल ने बात बिगड़ते देखकर जल्दी से कहा, 41 नंबर स्ट्रीट पर। मैं उसे फरोख्त कर दूंगा।
तब तो ठीक है। लियोनार्ड ने यूं कहा जैसे वाकई उसे रकम की वसूली के लिए कोई ठोस जमानत मिल गई हो। आपका इत्मीनान ही मेरे लिए सब कुछ है। यकीन कीजिए मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मुझे यकीन है, लियोनार्ड ने कहा। अब तुम मेरी हदायत पर अमल करते हुए सोने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हारी रिहाई को मजीद यकीनी बना सकूं। मैं आपकी हर हिदायत पर अमल करूंगा, डैनियल ने कहा। आखिर आप मेरे मोहसिन हैं। जूते उतार कर बेड पर लेट जाओ, लियोनार्ड ने कहा, और डैनियल ने उसकी हिदायत पर अमल किया। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो, भूल जाओ कि तुम किसी की कैद में हो। खुद को बिल्कुल आज़ाद तस्वुर करो, बल्कि जबान से ये अल्फाज दोहराओ कि मैं किसी की कैद में नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। डैनियल उसकी हदायत पर हर्फ बहर्फ अमल कर रहा था। शायद ये उस सुफूफ का कमाल था जो लियोनार्ड ने उसे शराब में पिलवाया था। रही सही कसर लियोनार्ड ने उसकी हमदर्दियां हासिल करके पूरी कर दी थी। कुछ देर डैनियल लियोनार्ड के बताए हुए अल्फाज दोहराता रहा। फिर लियोनार्ड ने अगली हदायत जारी की। तुम्हारा दायां हाथ भारी हो रहा है, उसने कहा, मगर अब उसकी आवाज़ किसी कुएं में से आती हुई महसूस हो रही थी। भारी और पुरअसरार आवाज़, तुम्हारा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का है, मगर तुम्हारा दायां हाथ भारी हो रहा है। तुम इसे अपनी मर्जी से हरकत नहीं दे सकते। अपने दाएं हाथ को हरकत देने की कोशिश करो, लेकिन याद रहे कि तुम सिर्फ कोशिश करोगे, अपने हाथ को हरकत नहीं दे सकोगे। मैंने महसूस किया कि डैनियल ने अपने दाएं हाथ को हरकत देने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब नहीं हो रहा था। अब मजीद कोशिश मत करो, दफअतन लियोनार्ड ने कहा। इस वक्त तुम कामयाब नहीं हो सकोगे, इसलिए कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी पलकें बुझल हो रही हैं, तुम्हारे लिए आंखें खुली रखना मुश्किल है, तुम्हें नींद आ रही है। हाँ, मुझे नींद आ रही है, डैनियल ने बुझल सी आवाज में कहा। तुम गहरी नींद सो जाओगे। मेरी आवाज के अलावा तुम किसी और आवाज को नहीं सुन सकोगे। जो मैं तुमसे कहूँगा तुम वही करोगे, मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। लियोनार्ड सजेशन देता रहा और मैं हैरत से देखता रहा कि डैनियल गहरी नींद सो गया है। कुछ देर गुजरने के बाद लियोनार्ड ने उसके पपोटे उलट कर देखे, फिर मुतमईन अंदाज में सारी लाता हुआ पीछे हट गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डैनियल हिप्नोटाइज हो चुका था और अब उसे मालूमात हासिल करने से मुझे कौन रोक सकता था। लियोनार्ड दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, शायद वो किसी को बुलाना चाहता था। मैंने शीशा खटखटाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया और वो चौंक कर खिड़की की तरफ देखने लगा। हम इधर हैं लियोनार्ड, मैंने ऊंची आवाज में कहा। क्या हम तुम्हारे पास आ सकते हैं? आ जाओ, लियोनार्ड ने जवाब दिया। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, अब सिर्फ तुम्हारा काम बाकी रह गया है। मैं पीटर की तरफ मुतवज्जो हुआ। मेरा ख्याल है हमें एक टेप रिकॉर्डर की जरूरत पड़ेगी। तुम चलो, पीटर ने कहा। मैं टेप रिकॉर्डर लेकर अभी आया। क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं चीफ? बूढ़ ने मुझसे कहा। वैसे बेहतर यही होता कि तुम सो जाते, तुम्हें नींद आ रही होगी। आ रही थी, बूढ़ की बजाय सिल्विया ने जवाब दिया, लेकिन अब भूल गई है। तुमने इतनी सिनसनी खेज सूरत पैदा कर दी है कि अब नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तीनों अफराद उसके कमरे से निकलकर बराबर वाले कमरे में पहुंच गए, जहां बेड पर डैनियल गहरी तनवीमी नींद सो रहा था। लियोनार्ड ने हमें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। ये मेरे ट्रांस में है, लियोनार्ड ने मुझसे कहा। मेरी मार्फत तुम इससे जो भी पूछोगे ये उसका जवाब देगा और जो भी कहोगे उस पर अमल करेगा। मैंने टेप रिकॉर्डर मंगाया, वो आ जाए तो उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू करूंगा, ताकि अगर कोई बात ज़हन से महव हो जाए तो हम उसे दोबारा सुन सकें। लियोनार्ड ने इस बात में सारी लाया। फिर हम चंद मिनट तक खामोश रहे। यह खामोशी उस वक्त टूटी जब पीटर टेप रिकॉर्डर लेकर कमरे में दाखिल हुआ। मैं चंद सादा किस्टें भी ले आया हूँ, उसने टेप रिकॉर्डर लगाते हुए कहा। मेरा ख्याल है इजाफी किस्टों की जरूरत पड़ेगी। टेप रिकॉर्डर ऑन होने के बाद मैंने लियोनार्ड से कहा, इससे इसका नाम पूछो। 1 मिनट, बूढ़ ने दफअतन हाथ उठाकर कहा। इस बात का क्या सबूत है कि ये वाकई ट्रांस में है? मुमकिन है ये एक्टिंग कर रहा हो। ऐसा हो सकता है, लियोनार्ड ने इस बात में सारी लाया, मगर डैनियल के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये बात इतने यकीन से किस तरह कह रहे हो? बूढ़ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उसका अंदाज बहुत जारहाना था। मैंने इस मौके पर दखल अंदाजी ना करने का फैसला किया। मैं ये बात अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, लेकिन मेरी गलती ये है कि मैंने आप लोगों को मुतमईन नहीं किया। उसने खामोश होकर अपनी जेब से एक माचिस निकाली। अगर मैं आप चारों में से किसी को माचिस की जलती हुई तीली लगाऊं तो क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। किसी भी शख्स को अगर जलाया तो वो रद्द अमल जाहिर किए बगैर नहीं रह सकेगा। ठीक है, अब आप लोगों में से कोई माचिस की तीली से डैनियल के पैरों का अंगूठा जलाए। अगर ये तकलीफ का इजहार करे तो इसका मतलब ये होगा कि ये अदाकारी कर रहा है। ये इम्तिहान काफी होगा। अगर ये मुमकिन हो सका तो हम मुतमईन हो जाएंगे। बूढ़ ने उसके हाथ से माचिस लेते हुए कहा। अभी नहीं, जब मैं कहूँ, लियोनार्ड ने बूढ़ से कहा। फिर डैनियल से मुखातिब हुआ। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो?
हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। तुम्हारे बाएं पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है, तुम सख्त तकलीफ महसूस कर रहे हो। मुझे बताओ, क्या तुम महसूस कर रहे हो? मैं शदीद तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, मेरे बाएं पैर के अंगूठे में सख्त दर्द हो रहा है, डैनियल ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ से कर्ब ज़ाहिर हो रहा था। कोई बात नहीं डैनियल, मैं तुम्हारे अंगूठे पर एक दवा लगा रहा हूँ, इससे तुम्हारी तकलीफ बिल्कुल ज़ायल हो जाएगी। उसने बुढ़ को इशारा किया और बुढ़ ने बेड के नज़दीक जाकर माचिस की तीली जलाई और डैनियल के बाएं पैर के अंगूठे से लगा दी। मैं तुम्हारे अंगूठे पर दवा लगा रहा हूँ डैनियल, इस दवा से तुम्हारी तकलीफ फौरन ज़ायल हो जाएगी और तुम खासा आराम महसूस करोगे। बताओ, अब तुम क्या महसूस कर रहे हो? मैं आराम महसूस कर रहा हूँ, डैनियल ने कहा, और हम सब हैरान रह गए, इसलिए कि बुढ़ ने उसके अंगूठे को पूरी तीली से जला दिया था और गोश्त जलने की बू पूरे कमरे में फैल गई थी।